प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि वो कौन से इवेंट्स हैं जिसका आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ सकता है। मतलब उसके कारण या तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसका जीडीपी से रिलेटेड आप लोग के बहुत क्वेरीज आते हैं ना, तो मैं ब्रेकअप करके आपको दिखाऊंगा कि जीडीपी क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये जो जीडीपी ऊपर या नीचे या जो भी फिगर आता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ब्रेकअप से आपको भी समझ में आ जाएगा। आईटी सेक्टर से रिलेटेड आप लोग के क्वेरीज आए हैं, इसको कवर करूँगा, और साथ ही यूएस में इंटरेस्ट रेट माना जा रहा है कट होने वाला है, उसको भी कवर करूंगा। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए या बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखिए, पराग पारेख, फ्लेक्सी कैप, क्वांट म्यूचुअल फंड, इससे रिलेटेड बहुत क्वेरीज आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपको ये कंफर्म करना चाहूँगा कि जल्दी ही इन दोनों पे डिटेल वीडियोस मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। नीड नॉट वरी, जस्ट विद इन फ्यू डेज़ आपको वीडियोस मिल जाएगा। साथ ही बेस्ट म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ आप लोग का ना आ रहा है कि कुछ और कैटेगरीज पे आप चाहते हैं वीडियो, तो देखिए अब तो जो करना था मैंने कर दिया। अब मोस्टली नवंबर में मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे सारे कैटेगरीज को मैं कवर करूँगा, मिस नहीं करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है सभी कुछ मैं कवर करूँगा। बस अब आने वाला है नवंबर, तो नवंबर से फिर वो स्टार्ट करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज़। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि गवर्नमेंट जीएसटी तक नहीं रुकेगा, ठीक है। मतलब जीएसटी में पॉजिटिव चेंजेस किए ना, जिसका इकोनॉमी पे माना जा रहा है कि अच्छा फ़र्क पड़ेगा। आप देख भी रहे हैं ना, कार कंपनीज ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी ने अनाउंस कर दिया और बहुत ज़्यादा प्राइस कम करे। टाटा ने तो बोला कि सभी पे 100% पास ऑन कर दूंगा, ठीक है, टाटा मोटर्स। अभी तक कंपनीज का जो डिटेल्स सामने आ रहा है ना, जो अनाउंसमेंट आ रहा है, उससे लग रहा है कि ज़्यादातर जगह पे पास ऑन करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को, अच्छा खासा पास ऑन होगा। तो नेक्स्ट मंथ से आपको क्लियरली दिखेगा कि जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है, और ऑफकोर्स इंडियन इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सरकार जीएसटी तक नहीं रुकेगा, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले हैं जिसका इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो अभी एक न्यूज़ आ रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, वहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। तो देखिए 2020 में किया गया था ना, 27 बैंक्स थे, उसको 12 बैंक्स कर दिया गया, मतलब आपस में मर्ज कर दिया गया, कुछ बैंक्स को कम कर दिया गया है बैंक्स। अब बोला जा रहा है कि शायद सिर्फ 3 से 4 ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे, मतलब बाकियों को मर्ज कर दिया जाएगा आपस में, और 3 से 4 बहुत बड़े पीएसयू बैंक्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लग सकता है अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, जब भी कोई इकोनॉमी बड़ा होने लगता है ना, इंडियन इकोनॉमी भी पहले के मुकाबले बहुत बड़ा हुआ और तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्रेडिट का जो रिक्वायरमेंट है, फंड्स का रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलेगा ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा लोन चाहिए होगा, ठीक है। तो ये जो बड़ा बड़ा लोन्स है, ठीक है, वो एक बड़ा बैंक ही दे सकता है आपको। छोटे मोटे बैंक्स आपको छोटा मोटा ही लोन दे पाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे बड़े बैंक्स चाहिए इंडिया को, ताकि फंडिंग अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर ये होता है। तो ऑफकोर्स अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई फाइनल डिसीजन हो गया कि 3 ही 4 बैंक होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, न्यूज़ में ऐसा आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। और इसी कारण आपने कुछ दिनों से देखा होगा इधर ना, जब से ये न्यूज़ आया है कि जो पीएसयू बैंक्स है, कुछ बैंक्स, वहाँ पे उनका जो स्टॉक प्राइस है ना, वो अच्छा खासा ऊपर गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी रिफॉर्म की तरह देखा जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, और भी आने वाले समय में ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे मेजर अनाउंसमेंट्स आने वाले महीनों में होंगे। तो लेट्स सी, वेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। तो ओवरऑल इन सभी का इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखें, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा ध्यान आपको इंडियन इकोनॉमी पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप मार्केट में टिके हुए हैं, तो स्टॉक मार्केट तो आपको पता है ना, कुछ दिन ऊपर नीचे, महीनों तक ऊपर नीचे, आप एग्जैक्टली नहीं गेस कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में क्या होगा। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये आपके इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा, कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो आपका ज़्यादा ध्यान, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे होना चाहिए, कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। सेकंड, आईटी सेक्टर रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आए हैं। देखिए, आईटी मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। इंडिया में जैसे इन्फोसिस का अनाउंसमेंट है ना, बाई बैक, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं बाई बैक करूँगा, शेयर होल्डर्स को कुछ दूंगा, ये सब तो ठीक है, बाई बैक। टीसीएस का भी शायद कुछ आने वाला है न्यूज़,
टीसीएस तो हमेशा बाईबैक करता ही है। तो देखिए ये सब तो ठीक है भाई, आप बाईबैक करो, स्टॉक प्राइस भी ऊपर चला गया था एक दिन के लिए। लेकिन सवाल ये है ना कि भाई बाहर की जो कंपनीज़ ना, यूएस की कंपनीज़ इतना तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, ठीक है, और स्टॉक प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। बाईबैक से कहीं ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए ये होता कि आप अनाउंसमेंट करते, एआई के फील्ड में ये कर रहा हूँ, क्लाउड के फील्ड में ये कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है तो उससे निपटने के लिए मैं ये करूँगा, ठीक है। यूएस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है तो उसके लिए क्या मैं करूँगा ताकि डिपेंडेंस या तो कम किया जाए या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाऊँ कि यूएस मजबूर हो जाए मेरे से खरीदने के लिए। मतलब इस तरह का कुछ बात करो आप ना, वही पुराना बिजनेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि शॉर्ट टर्म में अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उसका पॉजिटिव असर आईटी सेक्टर पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये मानकर आप चलो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट का मतलब क्या हुआ कि आने वाले समय में, तुरंत तो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आने वाले समय में यूएस कंपनीज़ का परफॉर्मेंस उसके कारण थोड़ा इंप्रूव होगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस होगा, आईटी सर्विसेज का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो ये जो पुराने मॉडल वाली इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं उनका भी डिमांड बढ़ेगा। इसको इस तरह से देखें। लेकिन देखिए जब तक ना ये 2-3%, 4-5% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, इससे क्या होगा, मतलब लाना पड़ेगा ना। ठीक है आप बड़ी कंपनी है लेकिन फिर भी 15-20% लाइए, तब तो आपका कुछ बात बनेगा। शॉर्ट टर्म में सही बात है, अगर वो सब अनाउंसमेंट होता है तो थोड़ा बहुत अपस्टिक देखने को मिल सकता है, होगा नहीं होगा देखना होगा। लेकिन जब तक ये लोग अपना कुछ नया नहीं लाते हैं, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो नहीं दिख रहा है कुछ ना। वहीं पे मिड कैप स्मॉल कैप के कुछ आईटी स्टॉक्स है जहाँ की कुछ हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, लेकिन बड़ी वाली कंपनीज़ को तो कुछ अच्छा खासा करना पड़ेगा, तभी मीडियम टू लॉन्ग टर्म की मैं बात बोलूँ, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म देखिए आपका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होगा, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होगा, थोड़ा बहुत आपका बिजनेस बढ़ेगा तो नेचुरली आपका स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म की, भाई 5 साल के बाद क्या दिख रहा है, 10 साल के बाद क्या, उसमें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक। देखते हैं अगर कुछ ये लोग करते हैं तो फिर पॉजिटिविटी आएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ठीक है, तो एक डेटा आया है ना, मतलब 21% का ड्रॉप आया है। अगर आप जुलाई मंथ का आप देखें इन्वेस्टमेंट ना, रिटेल इन्वेस्टर्स का इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो 42,702 करोड़ का था, जो कि अगस्त महीने में घटकर हो गया है 33,430 करोड़। बहुत अच्छा खासा गिरावट आया है, ठीक है। और एसआईपी जो कि हमेशा बढ़ता ही है ना, वहाँ भी थोड़ा सा गिरावट आया है, ठीक है। पहले ये फिगर था 28,464 करोड़ जुलाई का, और अगस्त में ये घटकर हो गया है 28,265 करोड़। यहाँ पे जो बड़ा ड्रॉप आया है ना, मतलब ओवरऑल जुलाई से अगस्त में, उसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि जुलाई में एनएफओज बहुत आए थे, ठीक है ना, और अगस्त में रिलेटिवली एनएफओज कम आए हैं, तो थोड़ा पैसा एनएफओज में भी तो जाता है ना, अच्छा खासा, इनफैक्ट थोड़ा क्या, आजकल तो एनएफओज में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण कमा हो। बट एनी हाउ नेक्स्ट मंथ इस पर और क्लैरिटी मिलेगा तो मैं आपको अपडेट भी करूँगा। नाउ देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग कवर करते हैं इसको, और फिर से कवर करना है कि ये बहुत ज़रूरी इवेंट है, ठीक है, इससे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के प्रति पहले के मुकाबले देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट आया है सेंटिमेंट में, ठीक है, अब थोड़ा पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पॉजिटिव बोला गया है, और ऐसा लगता है कि जो ट्रेड टॉक्स जो रुक गया था बिल्कुल, वो फिर से स्टार्ट होगा, मतलब दोनों तरफ से पॉजिटिव आया है तो मान कर चलें कि ये चलेगा, अब स्टार्ट होगा और वहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है भाई, लेकिन देखिए यहाँ इशू क्या आ रहा है ना, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर निगेटिव क्या आ रहा है ना कि देखिए ये जो 25% का टैरिफ लगा है ना, ठीक है, अगर यहाँ पे हम ट्रेड डील कर भी लेते हैं तो ये जो 25% है, मान लीजिए वो 20% आ जाएगा या फिर 18% आ जाएगा, इस तरह का, ठीक है। लेकिन ये जो 25% वाला एडिशनल टैरिफ लगा है ना, जिसको सेकेंडरी सैंक्शन बोलते हैं, जो हम रसिया से ऑयल करते हैं, वहाँ पे चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप यूरोप, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि अमेरिका भी यूरोप को भड़का रहा है कि तुम लोग भी सैंक्शंस लगाओ, ठीक है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी क्लियरली यूरोपियन कंट्रीज़ को बोल रहे हैं कि भाई अप टू 100% सैंक्शंस लगाओ, ठीक है, इंडिया पे और चाइना पे, मतलब जो भी ऑयल ख़रीद रहा है रसिया से, उस पर, ताकि रशियन इकोनॉमी को
बिल्कुल ना बर्बाद किया जाए, ताकि ये जो लड़ाई है, लड़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च होता है वॉर में। तो अगर इकोनॉमी को आप ख़राब कर देते हो, डाउन कर देते हो, तो पैसा ही नहीं होगा, आप लड़ाई कैसे करोगे, ठीक है। तो ये किया जा रहा है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से अच्छी अच्छी बातें करने लगे हैं, लेकिन दूसरे तरफ वो यूरोपियन कंट्रीज़ को भड़का भी रहे हैं कि भाई तुम सेकेंडरी सेक्शंस और लगाओ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है ना कि देखिए अब यूएस को भी लगा कि भाई मैं खुद ना, इंडिया की ज़रूरत उसको भी है ना, तो उसको लग रहा है कि भाई मैं खुद इंडिया से पूरा का पूरा पंगा ले रहा हूँ और मेरा टर्म्स ख़राब हो रहा है। यूरोपियन यूनियन कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का भी तो बहुत ज़्यादा स्टेक है ना यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में। तो अब वो ट्राई कर रहा है कि भाई यूरोपियन यूनियन को भी भड़काया जाए ताकि वो भी कुछ करे। मैं अकेला सब कुछ क्यों करूँ, मेरे ऊपर मेरा टर्म्स भी इंडिया से ख़राब हो रहा है, यूरोपियन यूनियन टर्म्स भी बना के रखे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहा है। तो अब ये ट्राई किया जा रहा है कि चलो भाई अब तुम लगाओ, मैंने कर दिया ना, अब तुम कुछ करो। सो लेट्स सी। तो ये सब है। अगर मान लीजिए इधर से कुछ चांसेस कम हैं, मतलब देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ ऑलरेडी अमेरिका से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। मतलब जो भी ट्रेड डील हुआ है ना यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब दबाव में किया गया है, ठीक है। इलेक्शंस में उनको पता चलेगा ये जो किया है ट्रेड डील, उसका क्या रिजल्ट आएगा, उनको पता चलेगा इलेक्शंस में। जनता देख रहा है सब कुछ ना, तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, पूरी तरह से अमेरिका के फेवर में है। लेकिन हाँ, इन्होंने मजबूरी में किया क्योंकि डिफेंसेस पूरा यूएस से मिल रहा है इनको। नहीं करेंगे तो यूएस बोलेगा ठीक है भाई अपना डिफेंस देख लो, अगर रसिया से प्रॉब्लम होता है खुद देख लो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। इस डर से बहुत बड़ा रीज़न है ये, ठीक है। तो इसीलिए अब यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं चाहेंगे कि इंडिया से भी टर्म्स, देखिए यूएस से तो ऑलरेडी उनके टर्म्स मतलब ख़राब ही है ना, एक तरह से माना जाए तो ये तो मजबूरी की दोस्ती है। अब इसके बाद इंडिया और चाइना से भी अगर पूरी तरह से लड़ाई कर लेंगे तो फिर उनका होगा क्या, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे ही पहले वाली बात तो है नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, उनको भी थोड़ा मिलजुल कर रहना। चांसेस कम है, लेकिन देखना होगा, पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, किस तरह का प्रेशर बनाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ पे ना कि इंडिया पे और भी कुछ किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आने वाले कुछ समय में, इसका ध्यान रखना है। एक तो ट्रेड डील हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन दूसरा रिस्क यहाँ पे ये है कि भाई कहीं ना यूएस के कहने से यूरोपियन यूनियन में कुछ ना कर दे। चांसेस कम है बट यू नेवर नो। तो ये चीज़ों पे हमें नज़र रखना चाहिए। इसका असर आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट पे अच्छा खासा पड़ सकता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन से तो हमारा ना एफटीए होने वाला है, अगर उसके जगह पे कुछ सैंक्शंस लग गया तब तो प्रॉब्लम होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ चांसेस बहुत कम है। यूरोपियन कंट्रीज़ होपफुली इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि वो सभी से अपने टर्म्स ख़राब कर ले, पहले ही डाउन जा रहे हैं और भी ज़्यादा डाउन चल जाएंगे। लेकिन हाँ, मतलब यूएस स्ट्राइक कर रहा है, तो ऐसा मान लेना कि डोनाल्ड ट्रंप अब बिल्कुल इंडिया के फेवर में आ गए हैं, सब कुछ पॉजिटिव बोला, ऐसा नहीं है। वो दूसरी तरफ से कुछ और भी गेम कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। उसके बाद अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, पहले भी मैंने आप लोग को इसको बताया था, स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा इसका। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है, 11 सितंबर आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। मार्केट मानकर चल रहा है कि थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, देखते हैं क्या होता है, अगर बढ़ता है या घटता है क्या होता है देख लेते हैं, थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा। और कल हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, तो हमारे से ज़्यादा तो खैर यूएस का, क्योंकि इंडिया का तो जो बैड फेस था इकोनॉमी का ना वो हो चुका मोस्टली, और वहाँ से हम रिकवरी फेज़ में। लेकिन यूएस का बैड फेस आने वाला है, अभी सही से आया नहीं है ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन का फिगर। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाता है ना, क्योंकि जॉब का तो वहाँ हालत ख़राब हुआ है पहले से बहुत ज़्यादा, तो अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कम हो जाता है ना, या फिर मतलब सेंट्रल बैंक को, फेडरल रिजर्व को थोड़ा कंफर्ट मिलता है कि शायद इन्फ्लेशन जिस तरह का सोच रहे हैं उस तरह का निगेटिव नहीं आ रहा है, बढ़कर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल आप रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उनका मीटिंग है 16-17 को, तो 17 को अनाउंसमेंट हो जाएगा सितंबर। तो मार्केट में ज़्यादातर लोग मानकर चलेंगे 25 बेसिस पॉइंट्स का, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे, ठीक है, कि कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा 50 बेसिस पॉइंट्स। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इंडिया पे भी मैंने बोला था ना, आरबीआई ने किया भी था फॉर्चुनेटली 50 बेसिस पॉइंट्स। देखिए यूएस में अगर आप देखें ना कि यहाँ कंफर्ट का बात है, 25 बेसिस पॉइंट यूएस में। देखिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे ना, बहुत ख़राब सिचुएशन पे है, ठीक है, बढ़ रहा है वो, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है वहाँ पे, तो ग्रेव सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का रिस्क है कि भाई बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, लेकिन खैर मानकर चलें कि शायद इन्फ्लेशन थोड़ा अगर स्टेबल हो, तो वहाँ पे अगर आपको इकोनॉमी को बचाना है ना, तो 25 बेसिस पॉइंट कर भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका असर आने में पता है ना आपको, कई महीने लग जाते हैं। और 25 बेसिस पॉइंट्स का क्या फ़र्क पड़ेगा आपके इकोनॉमी पे। तो अगर आपका इकोनॉमी नीचे जा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आप पता नहीं 25 बेसिस पॉइंट्स कब करोगे कब नहीं करोगे।
तो मुझे जो लगता है अगर सेंट्रल बैंक को कंफर्ट रहता है इन्फ्लेशन पे, तो 50 बेसिस पॉइंट्स आराम से किया जा सकता है यूएस में, ठीक है। तभी जाकर कुछ महीनों के बाद उसका असर पड़ेगा, यूएस इकोनॉमी जो माना जा रहा है कि शायद डाउन जाए उस पर थोड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन अगेन वहाँ पे इन्फ्लेशन का रिस्क है ना। प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़कर आ गया, ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़कर आ गया, तो 50 बेसिस पॉइंट्स कैसे करेंगे। इनफैक्ट उस केस में तो इंटरेस्ट रेट कट का भी रिस्क है कि भाई कैसे करें इंटरेस्ट रेट कट, और शायद ट्रम्प को खुश करने के लिए 25 बेसिस पॉइंट करके छोड़ दें कि भाई ज़्यादा नहीं करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। 25 बेसिस पॉइंट ट्रम्प भी खुश, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन हाँ, असल कमेंट्री है, ठीक है, कमेंट्री में बहुत फ़र्क पड़ेगा यूएस मार्केट के परफॉर्मेंस पे, और वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स भी रिएक्ट करेंगे कि फेडरल रिजर्व बोलता क्या है, ठीक है, अभी करेगा नहीं करेगा तो ठीक है, फ्यूचर में क्या करेगा, इन्फ्लेशन को लेकर क्या बोलता, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो कल के वीडियो में मैं ये सब डिटेल में आपको कवर करूँगा। आप जान लेते हैं जीडीपी के बारे में ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि भाई जीडीपी होता क्या है। तो देखिए किसी भी कंट्री में, मतलब जो भी कंट्री का ज्योग्राफी है ना, उस कंट्री में जो भी फाइनल ना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका जो भी मॉनेटरी वैल्यू होता है उसे ही हम जीडीपी बोलते हैं। तो साल का अगर कैलकुलेट करेंगे तो एनुअल होगा, क्वार्टर का कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टरली उस फिगर भी आता है, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। तो जब आप इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्टेड फिगर जब निकालेंगे तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। तो ये ही इम्पोर्टेंट फिगर है जिसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी, जिसमें आप इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हैं ना, उसमें आप आउटपुट ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो वहाँ पे देखेंगे जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा ही रियल जीडीपी से ज़्यादा होगा, और अगर किसी में ना इन्फ्लेशन निगेटिव में चला गया, डिफ्लेशन चला गया, तो वहाँ पे नॉमिनल जीडीपी कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जगह तो इन्फ्लेशन होता है। इंडिया में रियल जीडीपी के मुकाबले नॉमिनल जीडीपी हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। इस बार का लेकिन देखेंगे तो ऐसा नहीं है। जो रियल जीडीपी है वो 7.8% है और नॉमिनल जीडीपी 8.6% के आसपास है शायद। तो ज़्यादा गैप नहीं है यहाँ पे, डिफरेंस नहीं, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन है ही नहीं, इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी वो ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है ना। आइडियली नॉमिनल जीडीपी इंडिया में ना पहले 11-12% के आसपास हुआ करता था, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, जब तक इन्फ्लेशन कम रहेगा तब तक तो कम ही आएगा फिगर। तो कुछ क्वार्टर्स तक नॉमिनल जीडीपी रिलेटिवली हमारा कम आएगा, लेकिन आइडियली 10% प्लस होना चाहिए, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि होगा। नाउ जान लेते हैं कि जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ऊपर जाना नीचे जाने सबका मतलब क्या होता है। तो कि ये फॉर्मूला है इसका ना, जीडीपी इज इक्वल टू क्या है, C+I+G प्लस X - M अंडर ब्रैकेट, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल में आपको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे ये सब क्या होता है। C का मतलब हुआ कंजम्पशन। तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो है ना, गुड्स और सर्विसेज, जैसे हम लोग जो हैं, ठीक है, हम लोग जो गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं ना, पैसा वहाँ खर्च करते हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथ हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, बहुत सारा चीज़ ना, यही बोलते हैं कंजम्पशन ना, कि इंडियन इकोनॉमी में कंजम्पशन चल रहा है नहीं चल रहा है, यही डिस्कशन होता है, यही हुआ कंजम्पशन, ठीक है। तो हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हाउस होल्ड्स, तो जो कंजम्पशन है वो इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा पोर्शन है, ऑलमोस्ट 60%। देखिए ये जो मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ अप्रॉक्स है, क्योंकि टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज करता रहेगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फिगर बता रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए, रफ फिगर, ठीक है। तो कंजम्पशन का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में ऑलमोस्ट 60% के आसपास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कंजम्पशन हमारा, इसीलिए बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, मतलब अगर कंजम्पशन वहाँ पे अच्छा रहा तो इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाएगा, दैट इज़ जीडीपी आपका काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% तो यहीं से आ रहा है। तो कंजम्पशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो इन्वेस्टमेंट्स होता है बिजनेस के तरफ, जैसे जो कंपनीज हैं उनके तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होगा, इवन हाउस होल्ड्स के तरफ से भी जो इन्वेस्टमेंट होगा, वैसा इन्वेस्टमेंट जिससे आप फिजिकल एसेट क्रिएट करें। फिजिकल एसेट मतलब फैक्ट्री बनाया जा रहा है, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी इसमें आएगा। तो ये सभी कुछ, मतलब जो भी फिजिकल एसेट बनाया जा रहा है वो, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट 30% के आसपास होता है। तो ज़्यादातर आपका यहीं पे हो गया ना, कि एक तो इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, ठीक है, और दूसरा है कंजम्पशन कैसा है, ठीक है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या होगा, जी फॉर हो गया
गवर्नमेंट के तरफ से किस तरह का एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो सकता है ना, जैसे गवर्नमेंट सैलरीज पे कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पे कर रही है, उसका डिफेंस में किस तरह का खर्च हो रहा है, पब्लिक सर्विसेज हेल्थ केयर में या फिर एजुकेशन में गवर्नमेंट की तरफ से क्या खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इसका अबाउट 10% के आसपास, 9-10% इस तरह का इम्पोर्टेंस है। और फोर्थ फिगर होता है जो कि एक्स माइनस एम है, वो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स इसको आप बोल सकते हैं। ये इसका नेगेटिव असर जीडीपी पे पड़ता है हमारा। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा रहता ना इंपोर्ट से तो भी पॉजिटिव होता, उस जीडीपी को ऊपर ले जाता, लेकिन ये तो नेगेटिव होता है, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो इसका नेगेटिव असर हमारे जीडीपी पे पड़ता है। जो भी जीडीपी आता है उसको थोड़ा सा घटा देता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हैं, आप हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम जैसे जो कंज्यूमर्स हैं ना, किस तरह का खर्च करते हैं, क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। अगर यहाँ पे बूम आता है तो जीडीपी अपने आप तेज़ी से भागने लगेगा हमारा। उसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर के तरफ से इन्वेस्टमेंट, अगर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसके कारण भी हमारा जीडीपी तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये सब समझेंगे तो इकोनॉमी को समझने में आपको मदद मिलेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।